प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और यही जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हुआ। मैं यहाँ पे एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में उस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये बात मैं बताना भूल गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी मुझे याद आया तो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को किससे कंपेयर किया गया है? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया गया है। वाटरमेलन को जब आप देखेंगे तो उसका जो रेड वाला पार्ट है उसका कंपेयर प्रोटॉन से किया गया है और उसके बीच में जो बीज होते हैं काले रंग के उसका कंपेयर इलेक्ट्रॉन से किया गया है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब चेरी लगी हुई जो पुडिंग होती है तो जो पूरा पुडिंग है वो पुडिंग और चेरी जो था उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से, इसलिए जो था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे जिसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। और प्लैनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं? इसका कंपेयर जो था प्लैनेट से किया गया है। जैसे सन के चारों तरफ डिफरेंट जो था प्लैनेट घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सन का कंपैरिजन न्यूक्लियस से किया गया है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं और उन्हीं ऑर्बिट और शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इससे कंपेयर किया गया है, इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया। इसी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ही न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुआ था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि गोल्ड का एक पतला जो फॉइल लिया था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड फॉइल है, AU फॉइल है। अब इन्होंने गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया था, इस बात के पीछे लॉजिक समझिए। गोल्ड जो था मोस्ट मेलेबल मेटल है, ये इतना ज्यादा मेलेबल है कि इसको पीट कर जितनी पतली शीट बनाई जा सकती है इतना पतला शीट किसी और दूसरे मेटल से नहीं बनाई जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्होंने क्या लिया था? गोल्ड फॉइल लिया था। अगर गोल्ड फॉइल की जगह सिल्वर का फॉइल लेते या कॉपर का फॉइल लेते तो क्या जो एक्सपेरिमेंट में कोई एरर आता? क्या कोई भी एरर नहीं आता, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, परफेक्शन के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड का जो एटॉमिक मास 197 होता है, ये हाईली स्टेबल है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को टॉलरेट कर लेता है, डैमेज नहीं होता है, डिनेचर नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस वजह से इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड कोटेड स्क्रीन जो था लगा दिया ताकि इनविजिबल अल्फा रेज की एक्टिविटी को देखा जा सके, क्या जो है ऑब्जर्वेशन होगा उसको देखा जा सके। इन्होंने यहां पे जो है एक रेडियो एक्टिव जो है सोर्स लिया, सब्सटेंस लिया। अब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों तरीके की रेंज बाहर निकलते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि बीटा और गामा इस कंटेनर के भीतर ही एब्जॉर्ब हो जा रहा था, केवल अल्फा रेज को इन्होंने अलाउ किया। तो ये सब जितने भी जो रेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो तक कौन से हैं? अल्फा रेज है। और अल्फा रेज का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिवली है। अब ये अल्फा रेज ही क्यों लिया, ये बात भी समझिए। अगर अल्फा रेज की बात करते हैं तो अल्फा रेज ये 2He4 के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा? हाइड्रोजन एटम के मास का 4 टाइम्स होता है। अब हाइड्रोजन एटम के मास का 4 टाइम्स होते हुए भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। जैसे प्रोटॉन की एनोड रेज की स्पीड कम होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये प्रोटॉन के कंपेयर में 4 टाइम्स हैवियर है। इसके बावजूद भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये कहीं किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, वहां पे रिजल्ट हमको दिखाई देगा कोलिजन का। इस वजह से इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया था और अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, ये देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज का मतलब कितना? 99.99%। देखिए इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने क्या क्या चीजें जो ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। पहली बात जो था इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज, और मोस्ट ऑफ अल्फा रेज कितना? 99.99% गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी विचलन के आर पार जो था एटम की सीधे गोल्ड फॉइल के सीधे जो था आर पार चली गई। ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा रेज जो लगभग जो सेंटर से होते हुए जा रही थी वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक एंगल पे अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो ये देखिए सम अल्फा रेज जो लगभग सेंटर से होके जा रही थी, नियरली पासिंग थ्रू सेंटर, डिफ्लेक्टेड at an angle of 90 डिग्री और मोर, ये इन्होंने देखा। और फिर एक तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा कि बहुत ही कम, रेयर एक ऐसी भी अल्फा रेज होती है जो जिस पाथ पे जाती है उसी पाथ पे वापस आ जाती है।
और ये कौन सी अल्फा रेज होती है? 20,000 में से केवल एक अल्फा रेज ऐसा जो व्यू है शो करती है। और इन्होंने देखा कि यार ये कौन सी है जो बिल्कुल सेंटर पे जाती है, गोल्ड फॉल के सेंटर से। तो यहां पे देखिए फीव अल्फा रेज, और फीव अल्फा रेज कितना? 1 एमंग 20,000 में से केवल एक अल्फा रेज ही ऐसी होती है जो सेंटर से जाती है, which moves at center, returns back on same path, जो सेंटर से होते हुए जाती है, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पे चुपचाप वापस आ जाती है। ये 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, और इन 3 ही ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो इन्होंने कंक्लूड किया, उसी कंक्लूजन को कहा जाता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब ये इन्होंने जो क्या कंक्लूड किया था, ये कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब इन्होंने इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो क्या कंक्लूड किया था, जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इन्होंने बोला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, हॉलो होता है, जिसकी वजह से अल्फा रेज किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस फील नहीं करता है और आर पार सीधे चला जाता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि एटम का पूरा मास उसके सेंटर में होता है, डेंसिटी एटम की पूरा सेंटर में ही होता है, और उस सेंटर पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का नाम दिया था। फिर तीसरी बात होता है, इन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस खाली नहीं होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है। क्यों प्रोटॉन होता है? क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां पर जो अल्फा रेज जो सेंटर से होते हुए जा रही थी, यहां से तो बहुत तेजी से गई, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस को अप्रोच करने लगी, उसकी स्पीड जो कैसे हो गई? स्लो हो गई। जैसे यहां से सोर्सेस से जो बहुत तेजी से गई, लेकिन जैसे जैसे एटम को अप्रोच करने लगी, न्यूक्लियस के पास आई, उसका स्पीड स्लो हो गया। तो स्लो स्पीड क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा रेज भी पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कैसा? पॉजिटिवली चार्ज है। लाइक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से अल्फा रेज की स्पीड कैसी हो गई? स्लो हो गई, और उसी पाथ पर वो वापस लौट आया। याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी समय के बाद हुई थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो था बहुत पहले हो गए थे, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद ही जो था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इस वजह से मैंने यहां पे न्यूट्रॉन नहीं लिखा है, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो था पहला कंक्लूजन बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम ये कैसा होता है? ये ब्लैंक होता है, हॉलो होता है, एम्प्टी होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में इसका पूरा का पूरा मास होता है, डेंसिटी पूरा सेंटर में ही होता है। तो देखो यहां पर होता है एट सेंटर डेंसिटी, या इंटायर मास हमको लोग कह सकते हैं एन एटम, और उसे कहा जाता है नोन एज, इसी को कहते हैं न्यूक्लियस कहा जाता है। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। फिर अगली बात देखिएगा, इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन कहां पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में। तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस कैसा होगा? दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्यों होता है? ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की वजह से होता है। यानी कि अगर एक तरीके से जो तक देखें तो हम लोग ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो था एटम में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट होता है। तो यानी कि अगर हम लोग तो सिंपली देखें तो एटम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसको न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है, और इस न्यूक्लियर पार्ट में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं, जिन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट और शेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पाए जाते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर पाथ होते हैं, ये देखिए, और इन्हीं डिफरेंट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। और इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड के साथ, ये स्टेशनरी नहीं रहते हैं, रुके भी नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर पाथ में बहुत हाई स्पीड के साथ घूमते रहते हैं। बस यही इनकी गलती भी हो गई, यही इनकी कमी भी हो गई, यही इनका ड्रॉबैक भी हुआ। और क्या ड्रॉबैक हुआ अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। ओके, तो यही क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है मैं नेक्स्ट पार्ट में जो बताता हूं आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।